नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आप देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है काफी उपयोगी होंगे आपकी आने वाली जो नेक्स्ट एग्जाम होगी, टैट की किसी भी टैट की एग्जाम होती है वहां पर आप इन्हें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर टैट एग्जाम में मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को ठीक से समझ नहीं पाता, साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी उसे कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। और भय का यहाँ पर कारण क्या है? तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा जल्दी मैंने पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। देखिए, गणित की संचय प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सामाजिक प्रवृत्तियां, या डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, हमें तो क्वेश्चन में पहचानना है बच्चे के अंदर जो भय है उस भय का कारण क्या है। तो भय गणित से बहुत सारे बच्चों को लगता है, क्योंकि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, साथ ही साथ गणित की प्रकृति संचय भी होती है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित की संचय प्रकृति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो शिक्षक यहाँ पर कैसे हैं? तो उचित दृष्टिकोण वाले हैं, नीतिपरक हैं, लिंग पक्षपाती हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यदि शिक्षक ऐसा मानते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक पक्षपात कर रहे हैं और लिंग पक्षपाती शिक्षक है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा हमारा सही उत्तर बन जाएगा कि शिक्षक यहाँ पर लिंग पक्षपाती हैं, क्योंकि वो लड़कों को अच्छा मान रहे हैं और लड़कियों को कमजोर मान रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? और यह प्रश्न है बुद्ध अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक, या फिर अपसारी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है, यदि ये प्रश्न हम विद्यार्थी से पूछेंगे तो हर विद्यार्थी इसका उत्तर अपने अपने विचारों के अनुसार देगा। तो निश्चित रूप से इसके कई उत्तर बन जाएंगे। ये मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो कौन सा तरीका यहाँ पर सबसे ज्यादा उचित तरीका होगा? निदानात्मक, उपचारात्मक, सतत मूल्यांकन, या फिर ये सभी? तो निश्चित रूप से अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक जो उचित तरीका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण, ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, या बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं और कूट के अनुसार हमें उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, या दूसरा, तीसरा, या केवल तीसरा, है ना। तो इस प्रकार से हमें कूट में आंसर का चयन करना है कि निदानात्मक परीक्षण के आखिर उद्देश्य कौन से होते हैं। तो देखिए, यहां पर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, साथ ही साथ बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन सी इसके अंदर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान है? उपहार देना, दंड देना, कारण जानना, या अधिक से अधिक गृहकारी देना। तो देखिए, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है तो उसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो हम उसकी जो कठिनाइयां हैं या उसकी जो समस्या है उनका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बात यहाँ पर मूल्यांकन विधि की हो रही है, यानी कि हम बच्चों के लिए मूल्यांकन विधि अपना रहे हैं और उसका चुनाव करते समय शिक्षक को कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, या मूल्यांकन साधन वैध होने का, या फिर डी में से कोई नहीं। तो देखिए, छात्रों की रुचि, क्योंकि हम तो मूल्यांकन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो मूल्यांकन साधन है वो वैध हो और सही तरीके से बच्चे का मूल्यांकन
हम उनसे कर पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय मजदूरी के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो अंक गणित जो शिक्षण होता है उसका महत्व होता है इन सभी के लिए, क्योंकि हम घरेलू कार्य, व्यवहारिक उपयोग और व्यवसाय मजदूरी सभी में इसका उपयोग देखते ही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनता है। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, या फिर डी है अनुप्रयोगात्मक? तो यहाँ पर हमारा रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम जो प्राप्य उद्देश्य होगा वो कौशलात्मक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए, कौशलात्मक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के सैद्धांतिक पक्ष, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, या गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गणित में मानसिक कार्य जो होता है गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्कूली गणित में ज्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाता है या फिर प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाता है, संकल्पना समझ पर दिया जाता है, या उपरोक्त सभी पर दिया जाता है? तो देखिए, स्कूली गणित में ज्यादा जोर जो होता है ये दिया जाता है उपरोक्त सभी पर, क्योंकि तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ प्रक्रियात्मक प्रभाव और संकल्पनात्मक समझ सभी पर दिया जाता है। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो देखिए, सूत्रों को याद करने, समस्या समाधान, या फिर सी है ए और बी दोनों, और डी है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने। तो देखिए, एक जो अच्छा गणितज्ञ होता है निश्चित रूप से वो सभी अवधारणाओं को समझता है, साथ ही साथ उन्हें लागू करता है और उनमें संबंध भी स्थापित कर सकता है कि इस अवधारणा का इस दूसरी अवधारणा से क्या संबंध है, कैसे इसमें हम आपसी संबंध जोड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छे गणितज्ञ की ये सभी पहचान होती है कि वो अवधारणा को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत हम कर सकते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, या क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, और डी है बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर। तो देखिए, बच्चे प्राथमिक कक्षा के हैं। अब प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक स्तर के हैं तो वहां पर फर्स्ट के, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर की यदि बात करते हैं तो। और वहां पर उन बच्चों में क्षेत्रफल की जो अवधारणा होती है वो इतनी विकसित नहीं होती है। तो हम वहां पर शुरुआत कर सकते हैं नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके। हम दिखा सकते हैं कि देखो, ये वस्तु बड़ी है, ये छोटी है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इस प्रकार से हम बेसिक शुरुआत वहां पर इन तरह तरह की वस्तुओं की तुलना करके बच्चों को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनता है इसमें। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों में गणना करने की शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणा को स्पष्ट करके, या ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में गणना करने की जो शक्ति उसको बढ़ाया जा सकता है, और हम उसे बढ़ा सकते हैं कक्षा के अंदर जब हम क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे तो बच्चों में निश्चित रूप से गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाई हैं। इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी, क्रियाशीलता का विकास होगा। तो देखिए, जो अध्यापिका है यहाँ पर वो बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाने को बच्चों से कहती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों के अंदर ग्रिड पर आकृतियां बनाने से क्या होगी? समरूपता की समझ विकसित होगी। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ई के रूप में यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन सी है, समरूपता की समझ विकसित होगी। देखिए, ग्रिड जो होता है वो ऐसे बिंदु उस पर बने होते हैं और वहां पर बच्चों से कहा जाता है कि
आप इस पर आकृति बनाइए, त्रिभुज, वर्ग किसी की भी बनाइए। तो बच्चे यहाँ पर आकृति बनाते हैं तो बिंदुओं को, समान बिंदुओं को इस प्रकार से सीधे में मिला करके आकृतियों का निर्माण ये करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमें समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम समरूपता, समानता जो होती है आकृतियों की भुजाओं में, उनको अच्छे से समझ सकते हैं या उसको हम पहचान सकते हैं, उनकी समझ में विकसित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिग्राम के विषय में सत्य कथन है। टेनिग्राम जो होता है इसके बारे में हमें सत्य कथन को पहचानना है। तो टेनिग्राम जो है ये चीन की पुरानी पहेली है, या फिर इसमें 5-7 अलग अलग आकार के टुकड़े होते हैं। टुकड़ों को जोड़कर जानवर, इंसानों और अन्य चीजों की आकृतियां बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं और उसके अनुसार हमें उत्तर का चयन करना है। 1, 2 या फिर 2, 3 या फिर केवल मान लीजिए कि 1। यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं केवल 1, और डी है 1, 2, 3। तो देखिए टेनिग्राम जो होता है ये चीन की पुरानी पहेली भी है, साथ साथ 5-7 अलग अलग टुकड़े भी होते हैं, और इन टुकड़ों को जोड़कर हम जानवर, इंसान, अन्य आकृतियों को भी बना सकते हैं। तो निश्चित यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो 1, 2, 3 तीनों ही बनते हैं। तो इसके लिए विकल्प डी का चयन हमें करना होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर सुसंगत का क्या तात्पर्य है, सुसंगत का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखना है। तो महत्वाकांक्षी के साथ साथ सुसंगत भी हमें बताना है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति, गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, या विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल संयुक्त रूप से आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता दे सके, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सुसंगत का तात्पर्य जो होता है वो होगा कि विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल संयुक्त रूप से आने वाली समस्या को हल करने में सहायता दे सके। ऑप्शन जो सी बनेगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। किस प्रकार का? मौखिक परीक्षण आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर, या फिर अवलोकन के आधार पर, या फिर डी है ए और बी दोनों के आधार पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बात जो की जा रही है वो कक्षा 1 और 2 के लिए की जा रही है, ठीक है ना, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए। अब वो शिक्षार्थी लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा जो होती है उसमें इतने निपुण नहीं होते हैं कि वो सही सही लिख पाए या सही सही बोल पाए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम उनका जो मूल्यांकन है वो अवलोकन के आधार पर कर सकते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देख करके, समझ करके, उनका अवलोकन करके हम मूल्यांकन उनका कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती। ये कथन जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, शिक्षक ने ऐसा कहा था, है ना। तो निश्चित रूप से ये कथन जो है ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित कथन है, क्योंकि यहाँ पर वही पक्षपात वाली बात इसमें की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित नहीं है? श्रव्य दृश्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए शिक्षार्थियों को क्रियाशील बनाना, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है उससे निश्चित रूप से विद्यार्थी क्रियाशील बनता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना ये भी दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है, और विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना ये भी होता है, और डी शिक्षार्थियों में अरुचि उत्पन्न होना। तो देखिए शिक्षार्थियों में अरुचि उत्पन्न करना मतलब कि ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी बनेगा ये हमारा इसमें सही उत्तर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की बुद्धिलब्धि 100 है। इसका तात्पर्य क्या होगा? उसकी मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु बराबर है, उसकी बुद्धि का स्तर उच्चतम है, या वह प्रतिभाशाली बुद्धि का, उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु से कम है। तो यहाँ पर बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है उसे भी आप यहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जो मानसिक आयु है वास्तविक आयु के बराबर है। ऑप्शन जो ए होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एक अध्यापक पहले सूत्र बताता, तत्पश्चात उदाहरणों के द्वारा उनकी पुष्टि करता है। वह कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या फिर संश्लेषण? तो वो उपयोग कर रहा है निगमन विधि का, जिसमें पहले सूत्र और तत्पश्चात उदाहरण बताए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित नहीं होते हैं। छात्र एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। या फिर डी है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शिक्षार्थियों को त्रिभुज की रचना के प्रश्न समझाने हेतु बोधात्मक उद्देश्य होते हैं। छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना, छात्र त्रिभुज की रचना संदर्भ में परिकल्पना का निर्माण, या फिर त्रिभुज की रचना विधि का विश्लेषण, त्रिभुज की रचना करने की कुशलताएं प्राप्त करना। तो निश्चित रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना, क्योंकि बोधात्मक उद्देश्य यहां पर पूछे हैं। रचना के प्रश्न को समझाने तो बोधात्मक उद्देश्य है। चलिए ऑप्शन ए यहां पर उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग का महत्व है। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग का क्या महत्व होता है? बालकों को लुभाना, बालकों को मनोरंजन करना, या बालकों में रुचि जगाना, डी है बालकों को क्रियाशील बनाना। तो निश्चित रूप से दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती है, इनके माध्यम से हम बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसमें बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित के प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित त्रुटि का पता लगाता है तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अवबोधन, कौशल, अनुप्रयोग या फिर ज्ञान? तो यहाँ पर वो छात्र अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अवबोधन की। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि छात्र विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़ों को पहचान करके उन्हें खांचे में डाल देता है तो वो किस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है? ज्ञान, संश्लेषण, अनुप्रयोग या फिर डी है अवबोधन? तो वो यहाँ पर अनुप्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि वो आकृतियों को पहचान करके उन्हें उनके खांचे में डाल देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कोणों को ज्ञान देना है तो उपयुक्त सामग्री होती है छात्र की भुजाएं, घड़ी, डी या फिर इन सभी के माध्यम से? तो देखिए यहाँ पर हम जानकारी तो और भी चीजों से दे सकते हैं, पर यहाँ पर हमसे पूछा सबसे उपयुक्त सामग्री। तो उपयुक्त में तो फिर हम एक सामग्री को यहाँ पर चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो बी होगा घड़ी, ठीक है ना, इसका उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से चार्ट के प्रकार है वृक्ष चार्ट, तालिका चार्ट, समय चार्ट या फिर ये सभी? तो चार्ट जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, वृक्ष, तालिका, समय चार्ट, ये तीनों ही यहाँ पर उदाहरण है चार्ट के। ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि सिखाया जा सकता है? रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित या फिर ज्योतिष गणित? तो यहाँ पर रेखा गणित जो होता है उसी में हम देखते हैं कि इसी में आकृतियों का निर्माण, मापन आदि कार्य हम इसमें सीखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकसित करना। तो देखिए यदि हम देखते हैं तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है ना, तो निश्चित रूप से शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की जो योग्यता होती है वो विकसित होती है गणित के मुख्य उद्देश्य से। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विमला ने 12 बिल्लियां पाल रखी। उसने ईशान को बताया कि 12 बिल्लियों का मतलब 48 पेड़ है। उसका ये कथन किस चिंतन की और किस चिंतन का आधार है? रेखा गणित, बीज गणित या फिर अंक गणित या फिर डी में से कोई नहीं? तो देखिए ये जो कथन है ये बीज गणित से संबंधित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 बिल्ली का मतलब 48 पेड़, बार चुको 48। यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है संख्याओं के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मयंक बीमारी के कारण एक सप्ताह तक स्कूल नहीं आया और जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों को करना नहीं आया।
लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो गया और शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता या फिर डी है उपरोक्त सभी, तो यहां पर स्वाभाविक उत्तेजक हो जाएगा असफलता, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है बच्चों की सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, बी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास, या फिर डी है बच्चों को सूत्र रटवाना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति की, और उपयुक्त परिस्थिति के लिए हम निश्चित रूप से गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाएंगे, तो यही सबसे उपयुक्त परिस्थिति बन जाती है गणित शिक्षण के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए वो बनेगा उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है या फिर पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है। सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऑप्शन जो ए है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक डिब्बा खोलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों को मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा, इन गतिविधियों से बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, या बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, या बच्चों को वस्तुओं के नक्शे के विषय में जानकारी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की कक्षा में संप्रेषण से की क्षमता का विकास होता है। प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, पठन, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना, और डी है पुनर्समूहीकरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित की कक्षा में संप्रेषण क्षमता का विकास किससे होता है। तो देखिए संप्रेषण क्षमता का जो विकास होता है वो होता है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने से। तो ऑप्शन जो सी होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला सांगमा अपने विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उनका यहाँ पर क्या उद्देश्य है, सीखने की एक समान गति पर बल दे रही है, या फिर बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ा रही है, या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना यहाँ पर चाह रही है। तो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है। तो गणित की भाषा का अंग क्या होते हैं, संकेत, सूत्र, संख्या, चर, या फिर ये सभी। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि गणित की जो भाषा होती है उसमें ये सभी होते हैं, संकेत, सूत्र और संख्या, चर, ये सभी गणित की भाषा के अंग माने जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो डी होगा बनेगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम है। तो देखिए गणित के अंदर जब हम पाठ योजना, लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका सही क्रम क्या होता है, पहले तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति या गृह कार्य। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 5 क्रम बताए हैं ये हो सकते हैं गलत हो, अव्यवस्थित हो, तो हमें इनको सही क्रम में जमा करके अपने कूट का चयन इसमें करना है। तो ये यहाँ पर तैयारी करना पहला ही चरण है, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा श्यामपट्ट कार्य और पुनरावृत्ति गृह कार्य। तो निश्चित रूप से ये सही क्रम में ही जमा है, तो यहाँ पर पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर बन जाएगा 1 2 3 4 5 के क्रम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, गणित के शिक्षण के दौरान कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, संबंधित पाठ के उद्देश्यों को, या संबंधित पाठ के शिक्षण विधियां, या फिर संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक, या बच्चों के नाम व पता। तो देखिए शिक्षक को यहाँ पर अपने जो संबंधित पाठ है उसके उद्देश्य को जरूर उसका ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, क्योंकि विधियां तो शिक्षक जानता ही है ना। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, जॉर्ज पोली के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के 2 उद्देश्य है, पहला अच्छा और संकीर्ण और दूसरा ऊंचा। ऊंचा उद्देश्य से यहाँ पर क्या तात्पर्य है,
रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। बी है बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। और सी है ए और डी दोनों। तो डी तो है शामिल नहीं है, ए और बी बोला है, यहाँ पर ये बी लिखा है, ठीक है। और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तोलना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के किस मूल्य के अंतर्गत आती है? बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये सभी हमारे व्यवहारिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा उत्तर बनेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है पिछड़े बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, डी है उपरोक्त सभी के लिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उपरोक्त सभी के लिए इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण हम सभी बच्चों का करते हैं जो पिछड़े, मंद या सामान्य किसी भी प्रकार के हो। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, या विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, या फिर यह व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, और डी है ये सभी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित से तर्कात्मक सोच भी विकसित होती है, साथ ही विज्ञान विषयों का अध्ययन में भी सहायक होता है, व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन जो डी होगा यही इसके लिए सही उत्तर बनेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित कक्षा से प्रायः विद्यार्थी गायब रहते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कक्षा में शिक्षण रुचि का अभाव है, या फिर शिक्षार्थियों में रुचि का अभाव है, या शिक्षार्थियों को दंड देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति? तो देखिए यहाँ पर बच्चे गायब रहते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दय अभिवृत्ति नजर इसमें आती है। ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, गणित शिक्षा में अर्थपूर्ण शिक्षा का क्या अर्थ है? जो बालकों के उचित दृष्टिकोण को विकसित करे, जो बालकों के मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिकता में सहायक हो, जो बालकों में रुचि उत्पन्न करे, या फिर डी है उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि गणित शिक्षा में अर्थपूर्ण शिक्षा का मतलब रुचि उत्पन्न करे, इसी प्रकार बालकों के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास से भी सहायक हो, और जो बच्चों में उचित दृष्टिकोण भी विकसित कर दे। तो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से व्यवहारिक गणित का भाग है? संख्याओं का हिसाब लगाना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, या फिर ग्रह कार्य की जांच करना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये व्यवहारिक गणित का भाग इसमें नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण के लिए उचित कदम है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण के लिए उचित कदम क्या है? एक ही प्रश्न को अनेक विधियों से हल कराना, या गणित की सभी शाखाओं में उस समन्वय करके पढ़ाना, उपरोक्त दोनों, या फिर डी है और दोनों में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनेक विधियों से हल कराना के साथ साथ सभी शाखाओं से समन्वित करके भी पढ़ाना, ये दोनों ही यहाँ पर उचित कदम हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से हमें पहचानना है यहाँ पर सत्य कथन को, और कुछ कथन दे रखे हैं। गणितीय ज्ञान यथार्थ एवं क्रमबद्ध होते हैं, गणित का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और थर्ड है यहाँ पर गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है। तो देखिए यहाँ पर कूट दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर का चयन करना है। तो पहला यदि हम देखते हैं कि गणितीय ज्ञान यथार्थ एवं क्रमबद्ध होते हैं, तो निश्चित रूप से गणित का ज्ञान जो होता है वो हमें यथार्थ और क्रमबद्ध देखने को मिलता ही है। गणित का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो निश्चित रूप से ये भी इसमें सही है। और आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है अध्ययन से, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो कहने का मतलब है 1 2 3 तीनों ही सही है। इसके लिए उत्तर बन जाता है विकल्प ए, है ना, जिसमें 1 2 3 तीनों ही कथन इसमें सही के रूप में दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, गणितीय सूत्रों का, या डी है इनमें से कोई नहीं है?
तो देखिए गणित की जो भाषा होती है उसमें संकेत, संख्या, सूत्र सभी तो हमें देखने को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, कम मानसिक सक्रियता, संख्याएं संबंधित सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, या डी है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण। तो यहां पर हम कह सकते हैं संख्याओं संबंधित सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, ये कमी पाई जाती है अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? उधार लेना, किसी मैदान का परिमाप पता करना, सी बाजार से सामान लाना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से जिसमें नहीं हो रहा है। देखिए उधार ले रहे हैं तो निश्चित रूप से गणित का प्रयोग हो रहा है, मैदान का परिमाप हो रहा है, बाजार से सामान लाएंगे इसमें भी हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प डी ही बनेगा इसका उत्तर, क्योंकि इसमें कोई नहीं है ऐसा जो जहां पर गणित का प्रयोग ना हो रहा हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नेहा कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित विषय में अत्यंत कमजोर है और प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। आप अध्यापक हैं तो आपका नेहा के प्रति क्या आवश्यक कार्य है? तो देखिए नेहा कक्षा 4 की छात्रा है, साथ ही साथ वो गणित में अत्यंत कमजोर है और हर वर्ष फेल भी हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमारा जो आवश्यक कार्य बनेगा वो यही बनेगा, हम ये देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है। मतलब गणित में तो है ही है, पर गणित के कौन से पार्ट में, कौन से विषय वस्तु में वो कमजोर है, और उस क्षेत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए हम आवश्यक उपाय करेंगे। तो यही हमारा इसमें दायित्व बनेगा। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना यहाँ पर उपयुक्त होगी? तो देखिए मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं यहाँ पर हमें देखना है उनके लिए कौन सी व्यू रचना बेहतर होगी। स्वाध्ययन के अवसर प्रदान करना, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, और डी है शिक्षार्थियों के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पिछड़े बालकों के लिए व्यू रचना उपयुक्त रहेगी, है ना, क्योंकि हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे पिछड़े बालकों को, मानसिक रूप से जो पिछड़ चुके हैं, तो हमारा लक्ष्य इसमें निर्धारित होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। शारीरिक संरचना विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना को, मूलभूत स्वभाव को, या फिर डी है इन सभी को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम जो होता है वो निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र का प्रयोग करता है, और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे सूत्र का ज्ञान नहीं है, आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, या फिर गुणा की समझ नहीं है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्र यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई कर रहा है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई जो सूत्र होता है वो विद्यार्थी यहाँ पर नहीं लगा रहा है ना, वो यहाँ पर लगा रहा है लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी को यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की जो अवधारणा है वो क्लियर नहीं है। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु मूल्यांकन होना चाहिए संकलनात्मक, रचनात्मक, पहले रचनात्मक बाद में संकलनात्मक, और पहले संकलनात्मक बाद में रचनात्मक। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले रचनात्मक और बाद में संकलनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापन आदि गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो देखिए ये सभी जो है गणित के कौन से पक्ष से संबंधित है? तो ये सभी यहाँ पर गणित के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन जो बी होगा
इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, छात्र गणितीय गणना में कैसे गति प्राप्त कर सकते हैं? वाद विवाद या चर्चा के द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो हैं ये गणित में जो गणना होगी उसमें गति, स्पीड कैसे ला सकते हैं? तो निश्चित रूप से जब ये रेगुलर अभ्यास करेंगे तो इनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हर विद्यार्थी की गति गणित की गणना में कमजोर होती है, और अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसमें गति बहुत होती है। तो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भाषा के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ और स्पष्ट होती है। गणितीय भाषा में कई तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। या फिर सी है, गणितीय भाषा रसपूर्ण एवं अलंकृत होती है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यदि हम देखें तो जो गणितीय भाषा है उसके संबंध में हमें यहाँ पर असत्य कथन को देखना है। तो असत्य कथन बनेगा कि गणित की भाषा रसपूर्ण और अलंकृत होती है। तो देखिए, ये असत्य कथन हमें देखना था और सी वाला इसमें असत्य कथन है, क्योंकि गणित की भाषा रसपूर्ण नहीं होती है ना, और इसी वजह से हमारा उत्तर इसमें सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर औपचारिक आयतन के तरीके से पहले उन्हें कंचों, सिक्कों, माचिस की डिब्बी इत्यादियों का उपयोग करके आयतन की समझ पैदा करनी चाहिए, और यह गतिविधि है। समय का सदुपयोग, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, या डी है, विषय वस्तु के पश्चात गतिविधि, मतलब बात की पहले की, और ये हमें इसमें दिखाना है। तो निश्चित रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। देखिए, प्राथमिक स्तर की इसमें बात की जा रही है, और औपचारिक आयतन के तरीकों से हम उनको कंचे, सिक्के, माचिस, है ना, डिब्बी का उपयोग कर रहे हैं। किस बात के लिए? आयतन की समझ पैदा करने के लिए। तो हमारी जो विषय वस्तु है ना, उसके पहले की ही तो गतिविधि के अंतर्गत ये चीजें आएंगी, क्योंकि हम पहले ही उसमें आयतन संबंधी समझ को विकसित करना चाह रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है तो ये जानने के लिए कि वो गणित की किस विषय शाखा में कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग इसमें करेंगे? लिखित, मौखिक, निदानात्मक या फिर उपचारात्मक? तो हम यहाँ पर निदानात्मक जो तरीका होगा उससे पता कर सकते हैं कि वो गणित की किस विषय शाखा में कमजोर है। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, मानसिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक? तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छात्र के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? अनुकरण अधिगम, अनुदेशात्मक अधिगम, प्रयत्न त्रुटि अधिगम या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र को जो अनुकरण अधिगम है ये व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, अनुकरण अधिगम। ऑप्शन जो ए बनेगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गणित संबंधी चार्ट बनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट पर नामांकन, शीर्षक आदि बड़े एवं दर्शनीय हो, चार्ट प्रत्येक छात्र के लिए दृष्टिगोचर हो, चार्ट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, या फिर डी है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर हम निश्चित रूप से इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं, और ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए सही उत्तर बन जाएगा, क्योंकि हम चार्ट बना रहे हैं गणित का, तो हम इन सभी बातों का ध्यान इसमें जरूर रखने वाले हैं। ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, गणित की पाठ्यपुस्तक अच्छी तब मानी जाती है जब उसमें प्रश्नावली के बहुत सारे हल किए हुए प्रश्न हो, या फिर पर्याप्त मात्रा में उदाहरण प्रश्नावली में प्रश्न हो, उसमें उदाहरण ज्यादा, प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, और उसमें उदाहरण कम, प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, वही काफी है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन डी होगा ये होगा इसके लिए सही विकल्प। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छात्र 2R सूत्र का प्रयोग करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे सूत्र का ज्ञान नहीं है, गणना का ज्ञान नहीं है, या फिर गणितीय क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, डी है, कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र वृत्त के क्षेत्रफल के लिए 2R का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से
उसे गणितीय क्षेत्रफल की अवधारणा जो है वो विकसित नहीं है। ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में इकाई योजना का उद्देश्य है। तो देखिए गणित में इकाई योजना का क्या उद्देश्य होता है? गणित सीखने के अधिक अवसर प्रदान करना, गणित की विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाना, गणित के सूत्र को याद करवाना, या फिर फोर्थ है मूल्यांकन हेतु उचित प्रविधियों का निर्माण करना। तो देखिए गणित में जो इकाई योजना होती है उससे संबंधित यहाँ पर कथन दिए हैं और कोड दिया रखा है नीचे, और इसी में हमें कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर हम जो कोड का चयन करेंगे तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा, गणित के सूत्र याद करवाना ये इकाई योजना का उद्देश्य नहीं होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, और यह है विकल्प डी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षिका छात्रों से भारत के झंडे का आरेख बनाने का और झंडे में सम्मिलित रेखाओं की पहचान करने की कहती है, और ये एक प्रश्न है अनुशासनात्मक, द्वि अनुशासनात्मक, बहु अनुशासनात्मक, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन है बहु अनुशासनात्मक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वैन हाइल के अनुसार बच्चे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर होते हैं तब वे होते हैं कैसे? अंकों के स्थानीय मान को समझ लेते हैं, या फिर आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हो जाते हैं, गणितीय शब्द भंडार को याद कर लेते हैं, अबेगस पर संख्याओं की स्थिति को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर होते हैं तब वे आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो बी होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा चित्र दिखेगा जहां पर गणित के अध्यापक ने 1482 को निम्न तरीके से लिखा है, 1, 4 और 8, 2, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा जिसे हम लिखते हैं, ऐसे बिंदु बना रखे हैं। तो अध्यापक का अभिप्राय है यहाँ पर अबेगस पर अंकों की स्थिति समझाना और बच्चों को ग्रेड पैटर्न समझाना, बच्चों को गणितीय चिंतन विकास को प्रोत्साहित करना, या फिर डी है बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना। तो शिक्षक यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके क्या समझाना चाह रहे हैं यह हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है ये ऑप्शन जो डी है बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना, क्योंकि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के रूप में संख्याओं को बच्चों को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। और ये कथन किसका है? पियाजे, सुकरात, प्रोफेसर शुल्ट्ज का, या फिर आर्यभट्ट का। तो देखिए ये जो कथन है ये है प्रोफेसर शुल्ट्ज का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षा में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण होता है, इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। और सी है गणना संबंधी कुशलता का विकास होता है, यह मानसिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षा में मौखिक कार्य का जो सर्वाधिक लाभ होता है ये होता है कि इससे मूल्यांकन कार्य जो होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि मौखिक कार्य का लाभ हमसे पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मौखिक कार्य के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण से छात्रों में विकास नहीं होता। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का, सांस्कृतिक अभिरुचि का, तर्क शक्ति का, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण से छात्रों में जो विकसित नहीं होगा वो होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक अभिरुचि का। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर हमें सत्य कथन को पहचानना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं तो जो सत्य कथन है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाएगा। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, तो आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। और डी है हर कोई गणित सीखता है। तो यहाँ पर जो 3 कथन है कहने का मतलब है कि वो गलत है और एक सही है, तो वो है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा इसकी चर्चा की जाना चाहिए, या फिर ये गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या फिर सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, और डी है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां। तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां होती है वो कैसे मदद करती हैं बच्चों में। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की पहचान हमें कराती है, या फिर विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करती है। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो निश्चित रूप से पहेलियां समस्या सुलझाने के जो कौशल होते हैं उनको प्रोत्साहित करने में मदद करती है। ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, और डी है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो देखिए गणितीय संचारण जो होता है ये उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि वो सभी अवधारणाओं को समझता, लागू करता और उनमें संबंध भी बना देता है एक अच्छा गणितज्ञ। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धिकता की अधिकता है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें बहुबुद्धिकता जो होगी वो तार्किक होगी, क्योंकि गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर उत्तर होगा। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, या फिर ए और बी दोनों प्रकार के, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित के नियम निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, या फिर आध्यात्मिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व होता है वो होता है व्यवहारिक। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन, और डी है सोचने समझने के बाद निर्णय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र में जो व्यवहारगत परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है वो समस्याओं को हल करने हेतु उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों को में सहसंबंध और अग्रदर्शी अवकाश का सदुपयोग, या फिर ये सभी? तो विकल्प डी जो होगा ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तो निश्चित रूप से गणित के माध्यम से बच्चों के अंदर कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? और वो कौशल तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, तीनों ही प्रकार के कौशल, तीनों ही प्रकार की भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल बढ़ता है। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर बनेगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण होता है अमूर्त, असंकेतिक, अक्रम होना, या फिर रसहीन होना? तो हम कह सकते हैं कि जो गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक जो गुण है महत्वपूर्ण, और वो गुण आता है अमूर्त होना, और गणित की प्रकृति होती है अमूर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, या इन सभी का? तो देखिए गणित से तो इन सभी का विकास बच्चे में देखने को हमें मिलता है।
क्योंकि गणित से आत्मविश्वास, निर्भरता, तार्किक सोच सभी चीजें बच्चे के अंदर विकसित होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, और डी आधुनिक गणित के रूप में। तो यहां पर हम कह सकते हैं तर्क संगत रूप में इसका विकास होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है मानसिक, मौखिक, लिखित या फिर इन सभी प्रकार की? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो गणित है उसकी प्रारंभिक कार्य अवस्था जो है वो मौखिक होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या फिर ये सभी? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं गणित की पाठ्यपुस्तक के आवश्यक अंग के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना सभी चीजें इसमें होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इकाई योजना जो है इसकी प्रतिपादक हमें पहचानना, जॉन डीवी, हर्बर्ट स्किनर, किलपैट्रिक। तो यहां पर उत्तर जो बन जाता है वो बन जाता है जॉन डीवी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अभिगस के प्रयोग से बच्चों को स्थानीय मान की महत्ता को समझा जा सकता है या फिर बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है? बच्चों में गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है या फिर डी है उपरोक्त सभी? तो यहां पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभिगस जो होता है इसके प्रयोग से हम इन सभी चीजों को बच्चों को सिखा सकते हैं, इनके अंदर विकसित कर सकते हैं। तो विकल्प जो डी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद अनुपयुक्त है, लाभकारी है, हानिकारक है या फिर डी में से कोई नहीं? तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद जो होता है ये कैसा होता है? लाभकारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर या फिर योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए योग्यता, अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, जियो बोर्ड से समझाई जा सकती है सरल आकृति, स्थानीय मान, समीकरण, परिमाप एवं क्षेत्रफल? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जियो बोर्ड के माध्यम से हम क्या समझा सकते हैं? तो इसके माध्यम से हम सरल आकृतियों को समझा सकते हैं। चलिए विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। बालक को गणित में बेहतर प्रदर्शन के लिए गणनाओं में प्रवीण बनना चाहिए या फिर उसे सूत्र याद करवाना चाहिए, हल याद करवाना चाहिए या फिर अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचन की क्षमता विकसित करना चाहिए? तो यहाँ पर हम बालक के अंदर अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचन की क्षमता को विकसित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गणित विषय के अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी या क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पहले भी आ चुका है। गणितीय सूत्र को याद करवाना, देखिए ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की रुचि का, छात्रों की पारिवारिक वातावरण का या मूल्यांकन साधन के वैध होने का? तो निश्चित रूप से मूल्यांकन साधन के वैध होने का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे मैथ्स पैडागोजी से संबंधित वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी की है क्वेश्चन कंप्लीट करने में।
और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि एक और वीडियो इसी टाइप का हम आपके लिए लेकर जल्द आए। तो निश्चित रूप से आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी है एक और नए किसी वीडियो।